वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या है लिविंग वर्ल्ड में? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी, ठीक है ना? वैरायटी क्या है? अलग अलग रूप, विभिन्न विभिन्न डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। किसकी? लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको हम डाइवर्सिटी यहाँ पे नाम दे रहे हैं। ठीक है ना? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है ना? उसी को हम लाइफ बोलते हैं, मतलब उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है ना? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पे, धरती पे, जितनी भी फॉर्म्स प्रेजेंट है, जितने भी रूप प्रेजेंट है, जितने भी तरीके के यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं, जितने भी तरीके के लोग या जितने तरीके के जानवर, जीव वगैरह जो हैं वो पाए जाते हैं, उसको ही हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट अर्थ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो, फॉर एग्जांपल की बात करूँ, प्लांट्स, ठीक है ना? एनिमल्स, ठीक है? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, फंजाई हो गई, ठीक है ना? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो इतने जो है प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है, एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी है, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है वो है। ठीक है ना? अगर हम बात करें, देखो, नॉर्मली आपने ये चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है जितने यहाँ पे आपके इधर पॉइंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊँ, और HBSC हरियाणा बोर्ड के हिसाब से भी मैं बताऊँ, और CBSE बोर्ड के हिसाब से बताइए, पर अदर कोई भी बोर्ड हो। ठीक है ना? तो हम बात करें नीट एज वेल एज बोर्ड, जितने बोर्ड इंडिया में प्रेजेंट हैं सभी के अंदर की। ठीक है ना? जो इंग्लिश मीडियम में है, तो वहाँ अगर हम देखें, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर नॉलेज पर्पज़ से भी। क्या है कि इसके अंदर इतनी सारी बेसिक्स हैं जो कि हमें क्लियर करा रखे हैं कंप्लीट बायोलॉजी के लिए। ठीक है? दूसरा, इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है ना? नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर भी। तो उसको भी हम गलत कर दें तो ये ठीक नहीं रहता। क्लियर है? तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि आपको परेशानी ना आए, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना? कि ना आपकी थ्योरी इस चैप्टर से छूटे, ना आपका कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटे। ठीक है ना? उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मान के चलो कोई इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट कोई भी ले लो। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, कोई भी इंसेक्ट अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इंसेक्ट मैंने ले लिया, इंसेक्ट ए मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है ना? अब ये इंसेक्ट जो है वो हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की क्लास के अंदर से आया हो, क्लास इंसेक्ट है, उसकी स्पीसीज का कोई ग्रुप हो, उसकी जीनस का कोई ग्रुप में से ये ऑर्गेनिज्म हो, है ना? हो सकता है हाउस फ्लाई में से हो, उड़ता है। ठीक है ना? हो सकता है किसी और इंसेक्ट की स्पीसीज से प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता है, मुझे ये अननोन है मेरे लिए। ठीक है ना? ये मेरे लिए अननोन है। अब अननोन है तो मैं इस पे क्या है, डिस्कवरी करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कि ये, कि पहले से इसके बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, इसके बारे में पता चल चुका है कि नहीं चल चुका है। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के
मैं देखूँगा एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है उसकी, मैं फिनोटिपिक करेक्टर देखूँगा उसका, ठीक है ना। फिनोटिपिक करेक्टर जो बाहर की जो अपीयरेंस होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि शेप कैसी है उसकी, ठीक है ना। साइज कैसा है इनका, या इनका कह सकते हैं हम कलर कैसा है इनका, ठीक है ना। शेप साइज कलर कैसा है इनका, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है। लेग्स कितने हैं इनके, या फिर इनकी आइज कैसी है, सिंपल आइज है, कंपाउंड आइज है, एंटीनाज प्रेजेंट है या नहीं है, इंसेक्ट की बात हो रही है ना। तो इन करेक्टर्स को मैं देखूँगा, मान के चलो मुझे इनमें से किसी से मैचिंग नहीं हुई, करेक्टर तो है उनके अंदर, कलर भी दिखता है, शेप भी दिखती है, साइज भी, लेग्स भी हैं, बट किसी से मैच नहीं हो रहा एक्चुअली वो। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखूँगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखूँगा उसके मैं, कि वो वहाँ से किसी से मैच करता है कि नहीं करता है। उसके ऑर्गन्स लेवल पे देखूँगा, और ऑर्गन कैसे है उसके, उसकी सेल जो है वो किस तरीके से फंक्शंस के रेगुलेट कर रही है, ठीक है ना। तो उन सब को मैं एनाटॉमी करके यहाँ पे स्टडी करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, कि मुझे अब पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, कि ये ऑर्गेनिज्म अननोन है वास्तव में या फिर सिर्फ मेरे लिए ही अननोन है, ठीक है ना। और बाकी है डिस्कवर हो चुका है। तो इस तरीके से जो हम इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली एक इंसेक्ट को या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसका नाम रखा जाता है, कैसे उसको क्लासीफाई किया जाता है, कैसे उसकी स्पीसीज़ रखी जाती है, तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अब देखो पहली बात, यहाँ पे हम एक करेक्टर को तो लेकर नहीं चल सकते। मैं आपको बता दूँ, अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल 1.7 मिलियन इंसेक्ट, मिलियन ऑर्गेनिज्म जो यहाँ इस अर्थ पे प्रेजेंट है, मिलियन ऑर्गेनिज्म जो 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में प्रेजेंट है, जो कि जिनकी स्टडी हो चुकी है, जो कि नॉन है, ठीक है ना। नॉन है हमारे लिए, नॉन मतलब इनकी स्टडी हो चुकी है, इनको ग्रुप में डिवाइड किया जा चुका है, इनके बारे में बताया जा चुका है, ठीक है ना। इनमें से 0.5 मिलियन तो हैं क्या, प्लांट्स अगर हम बात करें, और 0.7 है इनमें से एनिमल्स, ठीक है ना। सॉरी 0.7 नहीं, 1 सेकेंड गलत लगी, 1.2 एक्चुअली, 1.2, 1.2, ठीक है ना। 1.2, ठीक है ना, अच्छे से ही लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। 1.2 मिलियन जो स्पीसीज़ है वो किसकी है, एनिमल्स की है, ठीक है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद अब इनको ऐसा तो है नहीं कि भाई, अगर नॉर्मली हम बात करें 10 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है इस अर्थ पे, नॉर्मली हम बात करें 10 मिलियन स्पीसीज से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो उनकी एक एक करके तो स्टडी की नहीं जा सकती। अगर एक एक करके स्टडी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी, तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कर देते हैं, जो जैसे सिमिलरिटीज़ होती है उन सिमिलरिटीज़ के बेस पे, कुछ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे, कुछ रिलेशनशिप के बेस पे, फाइलोजेनी के बेस पे, फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ही बोलते हैं हम, उनके सेलुलर लेवल के बेस पे, उनके ऑर्गन्स के बेस पे, एनाटॉमी के बेस पे, क्या है, उनको हम एक ही ग्रुप में जो है रख देते हैं। जहाँ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखेंगी उसको एक ग्रुप हम बना देते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे किया जाता है, क्योंकि मतलब किस तरीके का प्रोसेस है वो हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस तरीके का प्रोसेस जो है हो सकता है एक्चुअली, क्लियर है।
करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले जो टैक्सेस है, टैक्सेस देखें, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड को हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें टैक्सेस का मतलब जो है अरेंजमेंट बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मली बताता हूँ डेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। अब टैक्सेस है, टैक्सेस का मतलब है अरेंजमेंट, तो इसका मतलब सिर्फ अरेंजमेंट ही रहेगा। और अगर हम बाकी लैंग्वेज देखें तो उसके एक दो तीन वर्ड रहते हैं, मीनिंग रहते हैं, ठीक है ना, 2-3 मीनिंग रहते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन हो जाती है। और इसका जो है सिर्फ एक ही मीनिंग रहता है, इस वजह से इसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और नोमी का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी की अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर। अब मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच of biology which deals with the study of identification, nomenclature, and classification। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन की स्टडी जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। देखो सबसे पहले मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला था, मैंने आइडेंटिफाई किया उसको कि किसी से मिलता जुलता तो नहीं है। अब मुझे पता चल गया वो किसी से नहीं मिलता जुलता, तो अब मैं उसका नाम रख दूंगा, ठीक है ना, नाम रख दूंगा जिससे मैं उसको पता चल सके, मुझे जान सकूं कि मैंने जो एक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया था, मतलब उसको डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या होना चाहिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में जो है आसानी हो जाए, ठीक है ना। और स्टडी करते हो उस टाइम उसके ऊपर, उसके बाद मैं उसको एक पर्टिकुलर या तो नया ग्रुप बना दूंगा या फिर किसी से सिमिलरिटीज़ जो होती देखेंगी मुझे, मैं उस स्पीसीज़ के अंदर उसको रख दूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये होता है टैक्सोनॉमी, समझ गए। टैक्सोनॉमी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। जो टर्म टैक्सोनॉमी है वो किसने दी थी, टर्म टैक्सोनॉमी, अगर मैं टर्म की बात करूं, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दी थी, कैरलस लिनियस ने, एक्चुअली सॉरी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस है। तो टर्म जो दी थी वो दी थी AP डी कैंडोले, AP डी कैंडोले, ठीक है ना। कब दी थी, 1813 के अंदर दी थी, ठीक है ना। 1813 में जो है AP डी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी की टर्म दी थी। और टैक्सोनॉमी को डिस्कवर किसने किया था, कैरलस लिनियस ने। वैसे तो इनका नाम कार्ल लिली था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये नोमेनक्लेचर का टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी की थी, तो इस वजह से इन्होंने अपना नाम कैरलस लिनियस रख लिया, ठीक है ना,
ठीक है ना। और इनके नाम के आगे अंडरलाइन भी लगाना ज़रूरी, ये क्यों होता है मैं बता दूँगा आगे प्रोसीजर में। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी समझ में आया। अब बात कर लूँ मैं सिस्टमैटिक्स की। ठीक है ना, सिस्टमैटिक्स एक्चुअल में क्या है। सिस्टमैटिक्स में कुछ नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बस एक चीज़ ऐड हो जाती है। ठीक है ना, एक चीज़ ऐड हो जाती है इसके अंदर, और वो चीज़ है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना। हम इवोल्यूशन के आधार पे भी क्या है उसका, ये तो रहेंगे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसमें प्लस हो जाती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बस यही फ़र्क है इसमें। कह सकते हैं हम सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो इसमें जो है ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी मतलब कि कहाँ से उसका एवोल्यूशन क्या होगा, विकास कहाँ से हुआ होगा, डेवलप कहाँ से हुआ होगा, तो उससे थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। ये एडवांस जो बायोलॉजी है, सिस्टमैटिक जो है, इससे पता चल जाता है कि हम हाँ भाई कितने, क्या कह सकते हैं कि हमारे जो ये जो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इसका इवोल्यूशन हम स्टडी करें तो हम पता लगा सकते हैं कि आसानी हो सकती है कि इसको आइडेंटिफाई, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करने में। ठीक है ना, तो ये एक मेन पॉइंट है सिस्टमैटिक्स के अंदर। ठीक है ना, डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच of biology which deals with the, one second, which deals with the study of, which deals with the study of identification। ये तीन चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और ये बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीट में हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिस्टमैटिक से, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाता है इनका, यहाँ पे भी कॉमा लगा लेना एंड के पास, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, क्लियर है। टैक्सोनॉमी क्लियर हुआ, सिस्टमैटिक क्लियर हुआ। सिस्टमैटिक भी कैरोलस लिनियस ने ही टर्म दी थी, डिस्कवरी की थी एक्चुअली। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, मतलब आइडेंटिफिकेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रांचेज क्या क्या हो सकती हैं, कि किस किस आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी क्लियर है। अब हम ब्रांचेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पहली ब्रांच है कौन सी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और
अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, अल्फा टैक्सोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। नीट में तो हर बार क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बात करें, ये जो टैक्सोनॉमी है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी, इट इज़ बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, समझ गए होंगे, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, ठीक है ना। ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट समझते हो ना आप, कि जो हम शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिनोटाइप की हम बात करें, तो वो सारे जो करेक्टर्स हैं उनके आधार पे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मतलब जो ओल्ड टाइप की पहले ज़माने की जो क्लास टैक्सोनॉमी थी, या फिर अल्फ़ा टैक्सोनॉमी इसको हम बोल देते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी हो गया, उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, फाइलोजेनेटिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, फाइलोजेनेटिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। फाइलोजेनेटिकल टैक्सोनॉमी मैंने बताया था, ये क्या है, ये आती है किससे, इसके अंदर हम बात क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि इनके जो पूर्वज थे, एंशियंट थे, उनसे कितना मैच करते हैं, किस इनका एंशियंट कौन हो सकता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है फाइलोजेनेटिक्स टैक्सोनॉमी। एक मोर्फो टैक्सोनॉमी भी है, नेक्स्ट बात करें मोर्फो टैक्सोनॉमी, ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी से मैच होती है, मोर्फो टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। मोर्फो टैक्सोनॉमी क्या है, मोर्फो टैक्सोनॉमी है मॉर्फोलॉजिकल, इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आती है कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी में आप अगर देखोगे तो कीमो टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि सेल्स के अंदर कोई केमिकल किस तरीके से प्रेजेंस है, एब्सेंस है, कोई मान के चलो हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो, या फिर हमारे अंदर जो हैं उससे अलग ही केमिकल प्रेजेंट हो, वो भी प्रेजेंट हो, उससे एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट हो, तो वो केमिकल लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रही है, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको देखते हैं कि कहीं अलग तरीके के केमिकल्स तो इसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है, किस तरीके के हैं, अगर अलग तरीके के होंगे तो नए ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे उसको, तो ये होती है कीमोटैक्सोनॉमी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और, ठीक है ना, और एब्सेंस,
ऑफ, ठीक है ना, सर्टेन केमिकल्स इन सेल्स और टिश्यूज, सर्टेन केमिकल्स इन सेल्स और टिश्यूज। ठीक है ना। तो कुछ केमिकल्स हैं या फिर कुछ केमिकल जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट है, उस बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक होती है साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट कौन सी थी, फिफ्थ है ना, देखें, फोर्थ एक्चुअली, फोर्थ है, इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ में क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है ना। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या करेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी में सेल्स के बेस पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो, वन सेकेंड, अगर हम सेल्स के आधार पे स्टडी कर रहे हैं, सेल्स को एक रिसर्च प्रपोजल लेते हुए कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या डिफरेंस इसके अंदर देखने को हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बेस पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी क्लियर है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन दी साइटोलॉजिकल स्टडी, इट इज based on the cytological study, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो और भी है कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, ठीक है ना। कैरियोटैक्सोनॉमी क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं, क्रोमोजोम, डीएनए के आधार पे अगर हम डीएनए को देखते हुए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, डीएनए के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, कितने जीन्स हैं, कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं, तो उस क्रोमोजोम को लेकर, न्यूक्लियस को लेकर जो स्टडी की जाती है, या फिर डिस्कवरी की जाती है, उसको कैरियोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एंड क्रोमोजोमल स्टडीज, इट इज based on nuclear and chromosomal study, इसको हम बोलते हैं क्या, कैरियोटैक्सोनॉमी। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जो करेक्टर्स कुछ है, एक लास्ट और देख लेते हैं हम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, शेयर्ड करेक्टर, अगर किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम करेक्टर शेयर कर रहे हैं, जैसे कि जीन पूल है, ठीक है ना, जीन पूल एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में पाई जाती है, जो सेम ग्रुप की सेम स्पीसीज के ग्रुप जो होते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, उसमें जो जीन पूल है, ठीक है ना, जीन पूल के जो करेक्टर्स हैं वो आपस में अपने करेक्टर्स शेयर करते हैं, जिनकी सिमिलरिटी ज़्यादा रहती है, जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे करेक्टर जो ज़्यादातर ह्यूमन से ही मैच होते होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, शेयर करेक्टर्स की अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर करेक्टर ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द number of shared characters of various organisms, shared characters
ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ये क्या आपकी ओवरऑल टैक्सोनॉमी है। क्लियर है? ठीक है, ब्रांचेस कैसी हैं टैक्सोनॉमी की, आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनल, जो स्टडी कर सकते हैं हम टैक्सोनॉमी के आधार पे, वो किस किस तरीके की हो सकती है। ठीक है ना, तो हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट डे पे, जो नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो टैक्सोनॉमी थी उसकी ब्रांचेज का हम एक कंक्लूजन देखेंगे, एक समराइज फॉर्म देखेंगे, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं टैक्सोनॉमी के वो देखेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, सिस्टमेटिक करते हुए हम कंप्लीट जो है ये चैप्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, देखेंगे किस किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया, स्पीसीज़ क्या होती है, जीनस क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है। ठीक है ना, ये सेकंड टॉपिक चल रहा है आपका टैक्सोनॉमी जो है। टैक्सोनॉमी के बाद आती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें हम स्पीसीज, जीनस, क्लास ये सब पढ़ते हैं, फैमिली, ठीक है ना, ऑर्डर वगैरह सब टैक्सो किंगडम तक। तो उसको कैसे याद रखा जा सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। 2 टॉपिक और बचे हैं, ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा, और 2 टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन हो सकेंगे, मैं 100 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कराऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा होंगे। टॉप 100 क्वेश्चन जो होंगे इस चैप्टर के नीट लेवल के, है ना आपके, तो उनके हम डिस्कस करेंगे।